हेलो बच्चों। जहाँ तक मैंने देखा है कि आप लोगों को परमाणु को समझने में बहुत दिक्कत होती है। जनरली 6 से लेकर 10 तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये परमाणु है क्या और किस तरीके से क्यों ये वैलेंसी शो करता है, और साथ साथ हमें ये नहीं पता होता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और फिर आगे चल के हमको इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए या हायर क्लासेस में मैकेनिज़म्स को बनाने में दिक्कत होती है। और हमें एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते हम मैकेनिज़म्स को समझ नहीं पाते हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो मैं स्पेशली 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए कहूँगा कि आप परमाणु को जो मैं समझाने जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से क्लासेस करिए और ये देखिए कि आखिर परमाणु किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आई मीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु यानी एटम, इसकी डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि हम लोग मानते हैं, या जितना हम लोगों को अभी पता है उसमें परमाणु ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। सेकेंड, एक सेकेंड। We have studied atom is the smallest particle of anything. मतलब साफ है कि इस धरती पर ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हम या आप हो, या आपका ये मोबाइल फ़ोन हो, या आपको ना दिखने वाली हवा हो, कोई भी चीज़, सब कुछ एक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। एक या कई प्रकार के छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। मतलब साफ है कि तुम्हारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। मतलब एटम एक तरीके से बेसिक, मतलब जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ सेल भी, जो बायोलॉजी की सेल है, वो भी छोटे छोटे एटम से, लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बनी होती है। तो ये एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड इट फिजिकली। और केमिकली हम इसको फिजिकली या केमिकली किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मतलब होता है इस फिजिकली ना डिवाइड कर पाने का? मतलब सिंपल सी बात है कि हम इसको ना ही किसी हथौड़े से तोड़ सकते हैं, ना ही किसी कैंची से काट सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसको हम तोड़ नहीं सकते। ये केमिकली डिवाइड करने का मतलब क्या हो सकता है? केमिकली डिवाइड करने का मतलब है कि ये एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। यूँ कहें कि जैसे कि हम मॉलिक्यूल, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं केमिकली, उस तरीके से हम एक एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। We should write a break here. Can't be broken down.
ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश के सेंटेंसेस में दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लेना। तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो आखिर कर क्या सकते हैं? सवाल ये है, क्या एटम डिविजिबल है? तो सवाल ये आता है कि आखिर क्या ये दुनिया डिविजिबल है? बिल्कुल है, पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया, लेकिन हम लोग हैमर लेके, आरी लेके पूरी दुनिया को हम लोगों ने डिवाइड नहीं करके रखा है। हम लोगों ने मैप पर हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से किसी न किसी लाइन, चाहे वो कोई फिजिकल फीचर हो, चाहे हम लोगों ने कोई लाइन अपनी बना के रखी हो, इस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है। मतलब साफ है कि पेपर पर हम लोग अभी एटम को डिवाइड करके देख सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड। कैसे कैसे ये डिवाइड किया जा सकता है? ये अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आप लोग ये जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं एटम के। मतलब अगर ये कोई एक एटम है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कलेक्टिवली न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है, ये कलेक्टिवली न्यूक्लियस में रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो आपने देखा कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक की कहानी तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों को पता ही होगी। अब सवाल ये आता है, ठीक है, एटम्स आर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज गुड, बट वी कैन नॉट ब्रोक इट। ओके, मतलब वी कैन नॉट ब्रेक इट इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकली और केमिकली, ये हम लोग जानते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब सवाल ये है कि भैया एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम्स वैलेंसी क्यों शो करते हैं, और क्या एटम्स रिएक्ट ना करें तो क्या हम एग्जिस्ट करेंगे? ये तो आप भी जानते होंगे कि एटम्स अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम्स वैलेंसी क्यों शो करते हैं, हम लोग ये देखेंगे अभी। इसको मिटाते हैं। Why do atoms react with each other? क्वेश्चन है, सॉरी सूख जाने देते हैं फिर। Why do atoms react with each other? मतलब एटम्स एक दूसरे से अभिक्रिया क्यों करते हैं, एटम्स एक दूसरे से रिएक्शन क्यों करते हैं, और क्या सभी एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि एटम्स कौन कौन से जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, एक पीरियड के बारे में हम लोग सिर्फ देखेंगे। लिथियम से लेकर चलेंगे हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। लिथियम, इसका जो परमाणु संख्या होता है, अच्छा हाँ, परमाणु संख्या तो बताना शायद भूल ही गया कि किसी भी एटम के अंदर जो एटम की जो परमाणु संख्या होती है, पीरियोडिक टेबल, जो कि हिंदी में जिसको हम आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें उसकी स्थिति होती है, पोजीशन का जो है हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ख़ास बात होती है कि किसी भी एटम, किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वही उतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। बट न्यूट्रॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है। लिथियम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में आता है। कौन से आवर्त में आता है? दूसरे आवर्त में आता है। ये आवर्त क्या होता है ये अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड पीरियड। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 4 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10 होता है। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार एटॉमिक नंबर। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर यूँ कहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में अरेंज करना। किसी भी एटम, किसी भी परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, ये इमेजिनरी कक्षाएं होती हैं। कोई रियल रूट, रियल पाथ नहीं बना होता है कंक्रीट का कि उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, मूव करे या रिवॉल्व करे। ये एक इमेजिनरी पाथ है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करती है। ये कभी छोटी हो जाती है ऑर्बिट और कभी बड़ी हो जाती है। तो अभी हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, तब हमको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा हमने 2,2 इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, 2,1 इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। मतलब यहाँ पर एक जो ग्रुप होता है पूरा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये जो पूरा ग्रुप होता है इनका एक नाम होता है। इनका नाम होता है नोबल गैसेस या फिर अक्रिय गैसें हिंदी में बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इनर्ट, अक्रिय, नोबल, ये इनके नाम इसलिए पड़े हैं कि ये गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, इसका 10 हो गया, इसका 18 होता है। ओके। और क्रिप्टॉन का 2, 36 होता है। अब आगे देखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो वो देख लिया जाएगा। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो देखा तुमने, और इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये नियॉन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल माना जाता है, क्योंकि किसी भी जो परमाणु के बारे में फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक बार। मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। तो जो किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा होती है, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो संयोजी कक्षा बोलते हैं। संयोजी कक्षा बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलें तो आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं। आउटरमोस्ट शेल
या फिर वैलेंस शेल। ठीक है, इसको वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं इंग्लिश में। अगर किसी भी कोई भी ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, 8 या फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम जनरली के नाम देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम मानते हैं कि ड्यूप्लेट इज कंप्लीट, ड्यूप्लेट। लेकिन आउटरमोस्ट शेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट अगर होता है तो ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती हैं, इसको हिंदी में अष्टक बोलते हैं। ऑक्टेट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये माना जाता है कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, मतलब ये एटम, ये परमाणु जो है ये किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है वो सबसे बाहरी कक्षा से ही होता है, आउटरमोस्ट शेल से ही होता है। और जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये माना जाता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो जो परमाणु, जो एटम है, उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब साफ है, यहाँ नियॉन के पास ये आउटरमोस्ट शेल का आप देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं हमें। ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नियॉन विल नॉट रिएक्ट विद एनी एटम। जब ये नियॉन गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। अब ये बताइए कि आप अपने घर में होंगे, आपने शर्मा जी के बेटे के बारे में सुना होगा। जनरली मोहल्ले के बच्चों को शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन करवाया जाता है। ये नियॉन और जो ये गैसेस हैं ठीक वैसा ही काम कर रही हैं पीरियोडिक टेबल में। मतलब साफ है, ये इतना स्टेबल होती हैं कि इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, और ना ही किसी की हिम्मत होती है इनसे इलेक्ट्रॉन ले आके या छीन ले। मतलब साफ है, ये अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है वो बहुत स्टेबल होता है। आप सोचिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या क्यों एकेडमिक्स में आप बेहतर मार्क्स और बेहतर करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबल हो जाएं, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या आपको जनरली यही कह सकते हैं कि किसी के सहारे ना रहना पड़े। मतलब हर कोई अपनी लाइफ में, हम अगर अपनी लाइफ से कंपैरिजन करें, एनिमल्स की लाइफ से कंपैरिजन करें, तो हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबल रहना चाहता है। मतलब एटम्स भी इनकी तरह स्टेबल रहना चाहते हैं। तो क्या तरीका है, कैसे स्टेबल रहेंगे? सिंपल सा, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर ले तो वो अपने जो नज़दीकी, जो पड़ोसी नोबल गैस है, जैसा कि हम पड़ोसियों से तुलना करते हैं, अगर पड़ोसी ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये मुझसे या तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग या तो उसके जैसे ही मजबूत बन जाए। वैसे ही जो एटम्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन का सबसे नज़दीकी नोबल गैस कौन सा है? दिख रहा है, 9 के बाद 10 आता है। मतलब साफ है कि फ्लोरीन का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, तो फ्लोरीन चाहता है कि मैं नियॉन के जैसा बन जाऊं। अब नियॉन के जैसा बनने के लिए फ्लोरीन को क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसमें गेन करना पड़ेगा। ये गेन का साइन है, ध्यान रखना, गेन करना पड़ेगा। मैं गेन का ही साइन बनाता हूं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए किसके पास जाएगा? क्या ये दे देगा? ये नहीं देगा, क्योंकि ये इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि इसको किसी को भीख देने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही किसी से भीख लेने की ज़रूरत है। मतलब ये डेफिनेटली किसी ऐसे के पास जाएगा जो सच में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है खुद को स्टेबल करने के लिए। क्या ऐसे भी होता है? बिल्कुल। लिथियम को देखिए, लिथियम के पास जो स्ट्रक्चर है वो 2,1 है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,1 है। मतलब लिथियम किसके ज़्यादा नज़दीक है? नियॉन 10 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है लिथियम, या हीलियम के ज़्यादा नज़दीक है? अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा तो मुझे लगता है ये 3 जो होता है वो 2 के ज़्यादा नज़दीक होता है, और जिनके लिए 10 होता है तो उनके लिए मैं मैथ्स की क्लासेस पहले लेके आऊँगा, मतलब बाद में लेके आऊँगा। तो अब आप देखिए, ये हीलियम के नज़दीक है, सबसे नियरेस्ट है, मतलब इसके नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। और हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मात्र 2, एक ही शेल है इसके पास। तो ये क्या करेगा? हीलियम के जैसा बनने के लिए डोनेट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वेट करेगा कि कोई एक आ जाए और मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, जिससे कि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो जाए। देखो, इस कहानी को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे एक लिमिटेड टाइम में तुमको ये जो है हैंडओवर करना है, हैंडओवर कहो या फिर डिलीवर करना है, सॉरी। इसीलिए आप कोशिश करिएगा रिलेट करने के लिए कि मैं यहाँ से एटम से स्टार्ट करके आयंस भी समझाऊंगा, उसके बाद आगे चल के वैलेंसीज भी, और फिर कंपाउंड फॉर्मेशन भी समझाऊंगा। तो देखो, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसका मतलब इस ग्रुप में जो भी और नीचे आएंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे तो तुमको मेरी ये बात समझ में आएगी कि लिथियम अगर डोनेट करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंपल सी बात है, फ्लोरीन जैसे ही लिथियम के नज़दीक आएगा, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ठीक है, फ्लोरीन आया, फ्लोरीन ने आके इलेक्ट्रॉन ले लिया, लिथियम भैया ने दे दिया, स्टिल कुछ चेंजेस होंगे इनके अंदर। क्योंकि सवाल ये है कि जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, फ्लोरीन ने स्टेबल स्ट्रक्चर गेन कर लिया, तो अब फ्लोरीन किसी से जुड़ेगा क्यों? है सवाल कि नहीं? देखते हैं किसी से क्यों जुड़ता है फ्लोरीन, क्यों इलेक्ट्रॉन देता है। एक सेकेंड। देखो, थोड़ा बोर्ड बहुत एडवांस नहीं है तो वो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी शुरुआत है। सवाल ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उस एटम के कॉन्फ़िगरेशन में, उस एटम की संरचना में क्या अंतर आता होगा? इसका जवाब ढूंढते हैं हम लोग। एक एटम जो होता है, मान लो एक एटम हम लेते हैं, जनरली लिथियम का ही ले लेते हैं। लिथियम का हमने स्ट्रक्चर बनाया छोटा सा, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहली शेल है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। उम्मीद करता हूँ आप शेल्स के बारे में जानते होंगे, KLMNOP, और नहीं जानते होंगे तो मैं लास्ट तक आते आते बता दूंगा उसके बारे में, और किस रूल के तहत, किस रूल से हम किसी भी मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटम की संरचना ऐसी बनेगी, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब साफ है कि लिथियम का जो एटॉमिक, कोई भी एटम होता है, किसी भी एटम का, फॉर एनी एटम, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पर मैं छोटा सा एक पॉइंट लिख दूंगा, फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है,
अब ये न्यूट्रल एटम क्या है, चलते हैं देखते हैं। मान लो एक बॉक्स मैंने लिया, छोटा सा बॉक्स नहीं है, गोल गोल स्फीयर टाइप का हमने ले लिया, और मान लो इस स्फीयर के अंदर हमने प्लस जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हमने डाल दिए इसके अंदर, और 6 नेगेटिव चार्जेस डाल दिए। अब मैं पूछूं अगर तुमसे कि इस गोले का, इस स्फीयर का चार्ज कितना है, क्या ये, सबसे पहला सवाल है कि क्या ये स्फीयर चार्ज है? सोचिए, 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव को, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 चार्ज हो जाता है, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक पॉजिटिव चार्ज अपने रेस्पेक्टिव एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये 5 है तो 5 तो न्यूट्रलाइज हो गए, इधर देखो 5 न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन एक चार्ज अभी भी बचा हुआ है। मतलब साफ है कि ये स्फीयर चार्ज है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि आखिर क्या चार्ज इसके ऊपर है, तो कहोगे भैया इसके ऊपर रिजल्टेंट चार्ज -1 है, मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर रिजल्टेंट चार्ज का है, क्या है, -1 है। रिजल्टेंट चार्ज ये कि जो टोटल चार्जेस हैं, प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे मान लो जो ज़्यादा है 5 प्लस चार्जेस -6, तो -1 आएगा। हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस सब्ट्रैक्ट करो, जो बचे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सब्ट्रैक्ट करने हैं, जो बचे वही क्या है, किसी भी स्फीयर या किसी भी एटम का क्या है, चार्ज है। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आई है तो ठीक है, और नहीं आई है तो एक बार वीडियो रिपीट करके फिर से देखो, छोटा सा पॉइंट। तो यहाँ पर लिथियम के पास जनरली प्रोटॉन कितने थे, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। ठीक है, मतलब लिथियम को आप इस स्फीयर की तरीके से समझिए, एक ऐसा स्फीयर है लिथियम, एक ऐसा स्फीयर है, यहाँ पर देखिए आप, जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। जब लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भैया ने ले लिया, तो लिथियम के पास नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, कम हो गए। और मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन ही हटा देते हैं वरना आप लोग गड़बड़ कर देंगे, और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो 1 पॉजिटिव चार्ज बचा। मतलब लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम का जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लिथियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब साफ है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये लिथियम प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया और एक प्रोटॉन एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया। ये तो लिथियम की कहानी थी। फ्लोरीन भैया के साथ क्या हुआ, आइए फ्लोरीन की कहानी यहीं पर देख लेते हैं। ये फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बना लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, 7। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो भी कितने हैं, 7 हैं। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, एडिशन हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, और प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी 7 है। मतलब फ्लोरीन के पास एक प्रोटॉन कम पड़ गया, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जा चुका है या एक्स्ट्रा आ चुका है। मतलब फ्लोरीन अब जो भी बनेगा, अब जिसके ऊपर रिजल्टेंट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 3, 6। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नया आया है, और इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर गए हैं, तो रिजल्टेंट चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आ गया है। ऐसे समझ लो कि एक डिब्बा है, इसके पास 7 प्लस चार्जेस हैं और 7 ही नेगेटिव चार्जेस हैं।
लेकिन इसने एक नेगेटिव चार्ज और गेन कर लिया किसी से, तो रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज क्या आएंगे, तो 7 - 8 करेंगे हम तो -1 आएगा, मतलब -1 इज द चार्ज ऑफ फ्लोरीन। कैसे चार्जेस आते हैं तो आपको समझ आया होगा। फ्लोरीन माइनस का जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2,8 बनेगा। ठीक है, तुमसे अगर सवाल पूछा जाए या तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है और आप ड्रॉ करके दिखाइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अच्छा इसी तरीके से हम बोरॉन का देख लेते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बोरॉन का देखिए, बोरॉन की नियरेस्ट गैस कौन सी है? बोरॉन तो 5 पे, हीलियम या नियॉन? क्योंकि बोरॉन 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम तो होगी। इसीलिए बोरॉन ठीक ठाक बीच में आता है, इसीलिए हमने इसको मेटलॉइड भी कह के रखा हुआ है, क्योंकि ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस वैलेंसी शो करेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और खुद हीलियम के जैसा बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी जब कोई बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आगे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। चलो रोकते हैं, अभी बोरॉन को रोकते हैं, समझाएंगे इसको। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करूंगा। आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो इसका जो जवाब मिला हमें, क्योंकि एटम्स अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, वो नोबल गैस के तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। इसी के चलते उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ता है, क्योंकि सभी को नीड होती है इसी काम की, स्टेबल होने की। तो कुछ लोग जो बहुत नज़दीक होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा दूर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, या वो भी नज़दीक ही होते हैं, दूर नहीं होते, बस वो थोड़ा सा, जैसे हीलियम से थोड़ा सा आगे वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नियॉन से थोड़ा आगे वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और थोड़ा पीछे वाले जो आते हैं एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। समझ आया आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा तो समझा पाया होगा, लेकिन अभी इसकी क्लासेस बाकी हैं। अब कुछ सवाल करता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सवाल ये है कि बताओ सोडियम प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो उससे पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 2,8,1, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Z = 11 होता है। मीन्स सोडियम किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 11 10 के ज़्यादा नज़दीक है, या 2 के, या 18 के? सिंपल है कि ये 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करना चाहेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा Na+ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। सवाल ये है कि Na+ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,8 हो चुका है तो ये अब किसी से जुड़ेगा या नहीं? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम वाले केस में एक बात बताना भूल गया हूँ कि लिथियम जब पॉजिटिव बना और फ्लोरीन जब नेगेटिव बना, तो देखो ध्यान से, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके चलते इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। मतलब जो चार्जेस की वजह से, जनरली तुमको पता होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या इन्वॉल्व है इसमें? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या डोनेट किया है, ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हो, वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से बना हुआ है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं
तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है दो एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। और सबसे मजबूत यही बॉन्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आगे चल के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे तो समझोगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, जनरली 3 बॉन्ड्स के बारे में आप लोग 10 तक पढ़ेंगे, ICSE बोर्ड 10 तक, और CBSE 10th में 2 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेगा। कौन कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में। ये बॉन्ड कोई रियल में रस्सी नहीं है, एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे को एटम्स ने जकड़ के रखा हुआ है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर मतलब एक से जा रहा है, जिससे जा रहा है वो डोनेट कर रहा है, और जिसके पास जा रहा है वो गेन कर रहा है। तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को तो Na+ बना लेगा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। क्लोरीन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आर्गन के जैसा बनने के लिए, इसके जैसा बनने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन किससे गेन कर लेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसी के पास नज़दीक गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल एटम से ही रिएक्शन होती है तभी गेन और लूज होता है। क्या अब ये फर्दर किसी से रिएक्शन करेगा? Na+, सॉरी, क्या ये फर्दर Na+ किसी से रिएक्शन करेगा? नहीं, ये सिर्फ इस प्लस चार्ज की वजह से भले ही किसी से जुड़ जाए, लेकिन अब ये फर्दर किसी को इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। जल्दी क्या, बहुत देगा ही नहीं, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मींस Na+ विल नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब Na+ डोनेट नहीं करेगा। ध्यान रखना, Na+ क्यों डोनेट नहीं करेगा? क्योंकि Na+ के पास अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास स्टेबल स्ट्रक्चर है। कौन डोनेट करता है? हमेशा न्यूट्रल एटम डोनेट करते हैं ज़्यादातर, या कभी कभी जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दूसरा डोनेट करके जुड़ते हैं। तो वो कहानी अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, समझे? Li+ किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नो। लिथियम आयन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अच्छा, यही जो जवाब है, एक पॉइंट यूज होता है एटम्स के डेफिनेशन में, देखिए एटम्स के डेफिनेशन में एक पॉइंट और यूज होता है, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे मीन्स एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली। और उम्मीद है कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते? क्योंकि एटम्स को लालच होता है। कैसा लालच होता है? नोबल गैस के जैसे बनने का, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके किसी न किसी से जुड़ जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसी न किसी से वो जुड़ जाते हैं। तो क्या कोई भी एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल करता होगा। वही नोबल गैसेस, जो हीलियम, नियॉन, ये नोबल गैसेस थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, थोड़ा राइटिंग सही कर देता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
और रेडॉन। यही जो इनर्ट गैसेस हैं यही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सब कुछ आपको कंबाइंड स्टेट में मिलता है। आगे भी डिस्कशंस होंगे, ये डिस्कशन ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। फिर इसके बाद आपको यह आंसर मिल चुका होगा, वाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो किसी ना किसी से रिएक्शन ही कर लेते हैं, तो कैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे, सिंपल है। फिर एक सवाल है, वाई डू एटम्स शो वैलेंसी, उसका भी जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, वाई डू एटम्स शो वैलेंसी। ये एटम्स जो होते हैं वैलेंसी क्यों शो करते हैं? सेम आंसर है, क्योंकि भैया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन या तो किसी को डोनेट करते हैं, आउटरमोस्ट शेल से होता है ये सब ध्यान रखना, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड वाला जी, ठीक है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो 2,8,8,2 ये बनेगा। मीन्स के शेल में, एल शेल में एम एल, इसका एन शेल जो होता है वो देखो ध्यान से 2, मतलब ये किसके नज़दीक है? तो ये 18 आर्गन के नज़दीक है, 288 के नज़दीक है। तो ये क्या करेगा अब बताओ, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान होगा या 2 लूज कर देना ज़्यादा आसान होगा? तो आई थिंक 2 लूज करना ज़्यादा आसान होगा, ये आपको भी पता होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैल्शियम प्लस प्लस बन जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर फिर भी उतना ही रहेगा 288, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो चुके होंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो बराबर होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आयन के केस में नहीं होता। तो 288 बना, ठीक है। अब ये Ca++ है, तो कितनी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को इसने दिए होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए कोई भी हो सकता है क्लोरीन आया हो, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है ऐसे 2 क्लोरीन आए हों, 2 क्लोरीन एटम आएंगे, क्लोरीन और ये क्लोरीन भैया है। इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले गए। तो मतलब Ca के साथ में 2 क्लोरीन जुड़ गए, क्योंकि इनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो +1 यहाँ हो जाएगा, +1 यहाँ हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये दोनों लोग जाके जब माइनस चार्ज दोनों पर होगा, यहाँ प्लस चार्ज है, मैंने तुमको बताया प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हुआ, मतलब कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? +2 वैलेंसी हो गई। वहीं क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो ध्यान से देखना, 1 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, 1। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि अगर मान लो यहाँ सोडियम होता, सोडियम की भी वैलेंसी में 1 बोल देता, क्लोरीन की भी 1 बोल देता, तो कैसे पता चलता कि कौन सोडियम की बात कर रहा हूँ या क्लोरीन की बात कर रहा हूँ? तो इसके लिए हमेशा जो गेन करते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर देखते हैं कि वैलेंसी के बारे में, सोडियम अगर है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी, कैल्शियम +2 होगी, क्लोरीन -1, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके। ऑक्सीजन 2,6 बना। ऑक्सीजन किसके नज़दीक है? 8 किसके नज़दीक होता है? =8 है, नियॉन के नज़दीक होता है। 2,8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे।
2 गेन करेगा जब ये, तो O माइनस माइनस बन जाएगा, मतलब -2 वैलेंसी इसकी होगी। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है मैक्सिमम? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी चार्ट आगे बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके, मतलब किस एटम की वैलेंसी कितनी होती है। मेरी ये पहली क्लास है, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती भी हो तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा उम्मीद तो करता हूँ नहीं करूँगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को 1 या 2 बार अच्छे से करना है और ये समझना है कि एटम्स आखिर क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम ये भी बताएंगे कि एटम्स के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाते हैं। जैसे कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, या फिर तो अब हम लोग देखते हैं कुछ वैलेंसीज के बाद। हाँ, कुछ सवाल पूछता हूँ तुमसे। क्या Na+ की वैलेंसी बताइए कितनी है? वैलेंसी ऑफ Na+। या वैलेंसी, ये एक सवाल है तुम लोगों के लिए, ऑफ Cl-। इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में करिए आप लोग आंसर, आगे डिस्कस करेंगे बाकी की क्लास। बाय बाय।